अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त जुबैर एक बार फिर हाजिर है और इस बार बहुत दिनों के बाद। क्योंकि बहुत दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जामिया के लोगों से जब मैं मुलाकात करता था, उनके साथ बैठता था, उनकी कुछ बातें, खट्टी मिट्टी यादें जो उन्होंने अपने स्कूल के दौरान जो वक्त गुजारा स्कूल में या कॉलेज में, वो रिकॉर्ड में किया करता था। लेकिन ये था कोविड से पहले, लेकिन कोविड के आने के बाद वो मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म हो गया और इसी तरीके से ये एपिसोड भी ख़त्म हो गए। लेकिन आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि नासिर भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, उनका फ़ोन आया कि वो दिल्ली आ गए हैं। नासिर भाई कौन सी वाली चाय बनाएंगे? चाय कौन सी पीनी है? हैं? कौन सी पीनी है? चाय जामिया वाली। पॉट की चाय बनेगी, पॉट की चाय। अच्छा, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नासिर भाई को चाय बनाते हुए देखा होगा कभी। अभी सुनाऊंगा इसका किस्सा पूरा। एक बार अली अरशद और वो आए थे मरहूम दुबई में जिसका इंतकाल हुआ था, आसिफ मरहूम, वो आए थे। उन दोनों को पिलाई थी मैंने चाय। है अभी निकलने हैं। बच्चे की तो पूछूंगा, बच्चे से किधर रखती थी? यहाँ पे 15 मिनट में निकल रहे हैं। वही है, अभी बढ़ जाए। नासिर भाई ने कह तो दिया है कि चाय बना के पिलाएंगे, लेकिन वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारे फरहद भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अफजाल भाई बैठे हैं और सबसे फौजी भाई इसमें कम नजर आ रहे हैं, आम ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप आम कम खाएं। असल दावत तो आम की थी। और ये आज जो दावत हुई है आम की, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आम कम नहीं हुए, फिर भी दावत हो गई। इसे कहते हैं ज़्यादा उम्र में आम की दावत। इसमें रटौल भी है और रटौल है, सफेदा है, सबर रहिश और है। एक और है, क्या कौन सा नाम है? सवा बहिश। वो फरहद भाई, बात ये थी आम की दावत की, बात ये नहीं थी कि आम के नाम की दावत। नहीं, वो भी है इसमें। आम कितने खाए गए? आम तो वही खाए गए जो बहुत ही कीमती थी इसमें। आम की दावत है, आम की दावत है, आम। दावत है आम। नासिर भाई जो है वो चाय की पत्ती कहाँ रखी है वो पूछते हुए चाय में दम आता हुआ। चाय का कलर बहुत खूबसूरत है। कहाँ तक गाड़ी पहुंची? बस पहुंच गई। अब ये दूध पड़ेगा इसमें। नासिर भाई की स्पेशल चाय 3 कप। आदमी है 5 और अभी इन्होंने कहा है कि ये म्यूजिकल चेयर जैसा मामला होगा। म्यूजिकल चेयर जैसा मामला होगा। घंटी बजेगी और कप उठाने पड़ेंगे। जिसके हाथ में पहले कप आया उसको चाय मिल जाएगी। जो खुद बढ़कर उठा ले हाथ में चाय उसी की है। जामिया में उनका काफ़ी वक्त गुजरा है और स्टोर उनकी वजह से आबाद रहता था। तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ कौन कौन लोग हैं, फिर बात करते हैं जामिया। सबसे पहला पोजी भाई, जो सबके दोस्त। अस्सलाम वालेकुम पोजी भाई। पोजी भाई के बारे में ये मशहूर था कि 10 साल जो बाद में आए हैं और 10 साल जो पहले हैं, पोजी भाई सबके दोस्त हैं। ये हमारे अफजाल भाई, जिनके बारे में अभी भी पता चला है कि कम बोलते हैं, ये मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। क्यों अफजाल भाई, कुछ तो बोल दीजिए। कुछ नहीं बोलेंगे। और इसके बाद फरहद भाई, हमारे बहुत सीनियर इंजीनियर साहब। फरहद भाई की बहुत ही मधुर खूबसूरत आवाज़ में गज़ल तो आप पहले सुन चुके हैं। जो शम्मे महफिल हैं, जिन्होंने आम की दावत करी है आज, वो है नासिर भाई। नासिर भाई जी, आपसे शुरुआत करते हैं आज। जामिया इतने साल के बाद क्या सुनेंगे ये बताएं आप। क्या सुनाएंगे आप अपनी पिटारी में से, यानी पिटारा कहते हैं पोजी भाई, पिटारे में से क्या निकाल के लाएंगे आज? उसके अंदर किस्से तो खैर बहुत हैं, लेकिन एक जो मैं हर जगह सुनाता भी हूँ मैं ये, और मुझे पसंद भी है। मैं उनका नाम नहीं लेने का, हमारे सीनियर थे, हैं अभी, अल्लाह मियां उन्हें सेहतियाब रखे। तो जब वो हमारा बीएड में एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि नासिर ऐसा है यार, जब भी हर साल जिसका भी एडमिशन होता मेरे किसी जानने वाले का, तो मेरी बड़ी उससे उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं बीएड के एडमिशन वाले से। तो इस बार जो है वो तुमसे वाबस्ता हो गई है।
मैंने कहा जी आप बताएं मुझे क्या करना क्या है। बोले जब आप बीएड में जाएंगे और आपका एडमिशन मतलब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो उसके अंदर आपके ग्रुप बनेंगे और उस ग्रुप के अंदर 2 या 3 लड़के होते हैं और करीब 10 से 15 के करीब लड़की होती है उसमें। तो एक ग्रुप आपका भी बनना है और उसके अंदर आप ग्रुप में बैठेंगे और उस ग्रुप में जब आप बैठना शुरू करेंगे तो आप उसके अंदर हमारा जिक्र कर दिया रोज़ाना बैठ के कि हमारे दोस्त हैं और वो बहुत बड़े बॉक्सर रह चुके हैं और माइक टाइसन की ऐसी तैसी कर दी है तमाम चीज़ें उसके अंदर वो करना। और ये बोले ये किस्सा जो है ये आप 15 दिन तक उन्हें सुनाना, तो उन सबों के दिलों में ये तजस्सुस होगा कि वो कौन साहब हैं क्या। तो 15 दिन बाद फिर आप हमें बताएंगे कि जी अब जो है वो मामला पक गया है और आप जो है वो एंट्री ले लें। मैंने कहा ठीक है। बोले उसके बाद हम सूट बूट पहन के और एंट्री लेंगे उसके, और एंट्री जब होगी हमारी तो फिर आप हमें मिलाना वहाँ पे और वो जो नाम लेके आप मिलाना कि ये हमारे दोस्त हैं, ये मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा वो ले गए। तो मैंने कहा क्योंकि आप मेरे बड़े हैं तो मैं नाम तो लूँगा नहीं आप, मैं भाई तो ज़रूर लगाऊंगा। बोले नहीं उस वक्त लिहाज विहाज भूल गया ना तुम, ये भाई का सिर्फ मुझे नाम से ही पुकारना। तो मैंने कहा नहीं मैं नाम तो नहीं ले बगैर उसके जो नहीं बन सकता। तो बोले आप साहब लगा देना कि ये हमारे दोस्त फला साहब। तो मैंने कहा साहब भी नहीं लगाऊंगा मैं भाई जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि भाई लफ्ज़ जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैजी की तरह फैलता है। ये अच्छा। जो है वहाँ पे बेहतर ये है कि ये भाई लफ्ज़ वहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, ये ऐसे ही बुला देना। तो ये तो एक किस्सा था हमारा वहाँ से। बाकी जो है स्टोर नहीं, मुझे आपसे जो जानना है जी आपका जो वक्त स्टोर पे गुजरा जी वो काफ़ी कीमती वक्त जो क्लास में गुजरना चाहिए था वो आपने स्टोर पे गुजारा, उसका आपकी एजुकेशन पे और आपकी ज़िंदगी पे कैसा असर पड़ा? लेकिन स्टोर जो था वो पढ़ाई के साथ साथ में एक प्रैक्टिकल सेंटर कह लें आप ये, तरबियत का हाँ तरबियत गाह जिसे कहना चाहिए कि आपको हर तरीके का आदमी वहाँ पे मिलता था। क्या मालूम चला कि वहाँ पे उनके साथ में बैठे हैं, क्या नाम था, असगर अली इंजीनियर के साथ भी आके बैठते थे वो स्टोर पे। तो बड़े बड़े लोग भी आके बैठते थे और उसके अंदर बदमाश भी होते थे। आपको हर तरीके का आदमी वहाँ पे मिलता था और उससे आपका इंटरेक्शन होता था। तो उससे यह है कि हर आदमी के किससे किस तरीके से मिलना है वो एक आदमी को सलीका आ जाता था उसके अंदर स्टोर पे बैठ के लिए। नाजिर भाई आप एडमिशन में तो मदद करते थे बहुत सारे लोगों की? एडमिशन तो उस वक्त जो था वो सिफारिश पे हो जाता था। हाँ। क्योंकि इंटरव्यू होता था, कोई टेस्ट नहीं होता था, वो हो जाता था ये। लेकिन उस वक्त इससे स्टूडेंट्स भी नहीं आते थे। अब वो भाई आप कर रहे हैं कौन से सन की बात? मैं ये आपको कर रहा हूँ मैं 82-83 की बात। 1982 क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी है कि जामिया के रेफरेंस से अगर ऐसी बात हम कहेंगे तो आजकल वो गलत समझे। 40 साल पहले की बात है, 40 साल पुरानी बात है ये। तो उसके अंदर हमारे एक दोस्त थे आजमगढ़ के, उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि वो यार नासिर एक 5 फॉर्म ले लेना जी। ये बात बता रहा हूँ मैं, करीब 6-7 साल पुरानी बात है कि 5 फॉर्म ले लेना ये और वो एडमिशन है। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो है ये 82 की जामिया नहीं है जी। 5 फॉर्म का मतलब ये है कि 2500 रुपये, ये वो 30 रुपए के अंदर 5 फॉर्म नहीं आते हैं। तो पहले तो वो 2500 रुपये भेजो और मैंने कहा लाइन लगती है कि जामिया मकतबे से लेके और होली फैमिली तक उस फॉर्म को लेने के। अच्छा। और मैंने कहा उसके अंदर सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ मैं आपकी कि आपको लाइन में लग के फॉर्म नहीं लेना पड़ेगा, बाकी आपको सारे काम करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे ये। तो एक ये भी फ़र्क आया क्योंकि अब जो है अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, इतना वो नहीं होता। लेकिन जब फॉर्म मिलते थे तो होली फैमिली तक लाइन होती थी। हाँ, भोपाल ग्राउंड से और होली फैमिली तक लोग लगे बैठे, फिर फॉर्म जमा करने की लाइन होती थी। हमने कहा बस 2 आपको ये प्रिविलेज मिल सकते हैं कि फॉर्म आपको लाइन में नहीं लग के लेना पड़ेगा और फॉर्म लाइन में लग के जमा नहीं करना पड़ेगा। वो दोनों काम हम आपके बगैर लाइन में लगे करवा देंगे। ये और दोस्तों से कैसा रिश्ता था आपका? दोस्ती कैसे निभाई आपने? दोस्ती तो ये सोच रहे हैं कि हल्की हल्की बातें करके आप निकल लेंगे। दोस्ती तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त सारे बहुत बढ़िया मिले और उन सबों ने हमेशा साथ भी दिया और कभी उन्हें भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी मतलब उस वक्त हॉस्टल के अंदर अल्लाह बख्शे हमारे दोस्त थे बल्लन भाई तारिक बल्लन। तो उस वक्त पैसे वैसे तो होते नहीं थे, रात के करीब बज रहे थे 2:30। तो ये हुआ कि यार भूख लग रही, कहीं से खाने का इंतज़ाम करो।
तो उन्होंने कहा कि साहब वल्लन भाई तुम ही करोगे, ये कहीं से खाने के सो तो भूख लग रही। वल्लन भाई हॉस्टल से चल के बटला हाउस आए अपने चचा के यहाँ जी। और रात को उन्होंने घर की उनकी दीवार खोदी अपनी चचा की, घर में बैठ के आटा निकाला, उसे आटे को गूंदा, अब गूंदने के बाद उसे पराठे बनाए, पराठे बनाने के बाद सिल पे वो चटनी पीसी, उस वक्त मिक्सी नहीं थी है, तो सिल पे चटनी पीसी और रात को करीब 4 बजे वो हॉस्टल लेके वो पराठे पहुंची। तो ये मोहब्बत थी, मोहब्बत थी। अब करना होगा तो ये चीजें तो खत्म हो गई, और खत्म हो, वो आप लोगों के निकलने के बाद ही खत्म हो चुकी थी, उसके बाद तो बची नहीं। हर फेज के अंदर चेंजेस तो आते रहते हैं ये, तो अब ज़्यादातर कैरियर ओरिएंटेड है, लोग जो है कॉन्शियस है अपने कैरियर को लेके। लेकिन नाजिर भाई कभी आपको कम्प्लेक्स नहीं हुआ? वैसे आप उम्र में पोजी भाई से कम है, बहुत कम हो गए, बहुत कम है ना। और पोजी भाई के बारे में हमेशा ये कहा जाता था एवरग्रीन, वो आज भी वैसे ही है। आज भी वैसे। तो आपको कभी कम्प्लेक्स नहीं हुआ? कॉम्प्लेक्स तो बहुत चीज़ों में हुआ है, खैर इसके अंदर पोजी भाई के साथ में, क्योंकि हम जब 9th क्लास में थे तो पोजी भाई MA में आए थे। ये जी, ये फर्क है हमारा, ये बता दूं मैं पोजी भाई क्या कह रहे हैं? लेकिन ये है कि जो काठी अल्लाह भी नहीं, हिदायतुल्लाह की ये बात सही है। उन्होंने एक बार ये कहा था कि हमारे जब बच्चे आएंगे तो तभी पोजी भाई यहीं इसी तरह से मिलेंगे। और ये हकीकत है वैसे। लेकिन पोजी भाई हिंदुस्तान में बहुत कम रहते हैं आजकल, बाहर रहते हैं। और वो आप लोगों ने करवाया था, किसी और ने करवाया था, मौलाना का साहब का टूर्नामेंट? सबसे पहले करवाया था हम लोगों ने। उसके पीछे क्या मौलाना का उस टूर्नामेंट जो था उसकी खासियत ये थी कि जिंदा का मेमोरियल होता था। तो मौलाना को मालूम था क्या है? मौलाना को ये मालूम था कि आज मुझे पैसे मिलेंगे, मतलब एक कुछ मकसद जो था जी भाई, ये होता था कि हम लोग मौलाना के यहाँ सारा ग्रुप जो था वो उधार खाता था और पैसे किसी के पास नहीं होते थे। तो साल भर जब हो जाते थे और मौलाना की गालियाँ शुरू हो जाती थी, तो उन गालियों का जो फ्लो है वो कम करने के लिए ये होता था कि अब मौलाना को पैसे दिए जाए। और उसके बाद ये प्लान बनता था कि भाई एक मेमोरियल मैच जो है वो करवाया जाएगा और उसमें पूरी जामिया से कंट्रीब्यूशन लेके और अच्छा सा एक प्रोग्राम होगा और जो भी पैसा आएगा वो मौलाना को दे दिया जाएगा। मैं एक जोड़ा कपड़े के और हार फूल जो होता था वो, बाकी वो जो उनका जुलूस निकलता था वो तो सब चीज़ें अपने उसकी एक हिस्सा थी, उस रवायत। लेकिन वो रवायत चली, कई साल चली हम लोगों के ज़माने तक। तो ये मौलाना को किसने बताया कि मेमोरियल का मतलब क्या होता है? नहीं, मौलाना को अगर मौलाना को ये पता हो जाता कि मेमोरियल क्या होता है तो मेरे ख्याल में आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते, हमारा मेमोरियल हो हमारा लेकिन मुझे फरहत भाई ये बाद में पता चला कि आखिरी मेमोरियल जो हुआ था उसके बाद नहीं हुआ था, शायद पता चल गया था। नहीं, उनको कभी नहीं पता लगा। उनको कभी पता नहीं चला कि मेमोरियल मौलाना मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का मतलब में मेमोरियल आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मुझे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। उस जमाने में मौलाना को 2-2.5 हज़ार रुपए मिल जाते थे उस जमाने। ये बात मतलब इतना उधार इतना होता था लोगों का। 35-40 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त 2-2.5 हज़ार रुपये उन्हें मौलाना को मिल गए, तो मौलाना साल भर का फिर वो साल भर का उनका हिसाब किताब हो जाता। लेकिन वो माहौल कभी लौट के नहीं आया पोजी भाई। वो एक जो जामिया बिरादरी का कंसेप्ट था और वो हम आहंगी थी लोगों में। मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करूँगा जी भाई, मेरे ख्याल में जो 80 की जो दहाई है, यानी 1980 से 1990 तक का जो वक्त है, उसमें जो लोग जामिया में आए हैं और जितनी उनकी बॉन्डिंग रही है वो किसी और दौर में न उससे पहले रही न उसके बाद रही। क्योंकि वो सारे लोग 80 की दहाई में जिन लोगों ने जामिया में पढ़ा है या स्टोर पे बैठे हैं, वो सब एक दूसरे से किसी न किसी सूरत में उनका राब्ता रहता है और वो एक दूसरे की खैरियत भी मालूम किया करते हैं। और तो ये बहुत बड़ा जामिया का एक अपना कहना चाहिए ट्रेडिशन था जो हम लोगों के ज़माने से मतलब शुरू उसी में हुआ 81 के आसपास और फिर ये 91 तक वो चला। सब घर भी बहुत कम थे। हाँ। जो थे ये मतलब एक दूसरे को जानते थे, चाहे जाकिर नगर का रह रहा हो, नूर नगर में रह रहे हो, ओखला गाँव में रह रहे हो, वो एक दूसरे को सब जानते थे। मतलब जामिया वाले भी जानते थे। अब तो पूरे के पूरे निकल गए, लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते।
हाँ। टेलीफोन ने जगह ले ली अब। टेलीफोन में ने भी जगह ले ली, फिर दूसरे आके बहुत लोग बस गए। बस उसमें गए। तो बहुत कम लोग थे ये पूरी जामिया पूरी। जो प्रॉक्टर ऑफिस का कितना अमला था जो संभालता था सबको? हाँ, तीन या चार लोग थे। वो होते थे, बुल बुल। होते थे, और 2 जामिया काऊ होती थी वो। हाँ। 2 काऊ थी उसका। 2 काऊ थी, बुलन काऊ। 5 लोग थे टोटल। 5 थे। पूरा जामिया संभाल लेते थे। अब माशाल्लाह से जो दिल्ली पुलिस की जो बाकायदा गारद बुलाई जाती है हाँ। बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, हाँ। जो जामिया में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ कम से कम। और पहले एक आध बार हम लोगों के ज़माने में भी पुलिस ने, लेकिन वो एक दूसरा बिल्कुल अलग मसला था, अलग जिसमें मसला। पुलिस आई थी। लेकिन हॉस्टल्स में या कैंपस में कभी इस तरह से पुलिस को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई, न ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और न ही कभी स्टूडेंट्स ने इस बात को प्रमोट किया कि पुलिस जो है वो अंदर आएगी। एक चीज़ और जी भाई। कि पहले जामिया को आपने देखा होगा कि उसमें एक जो अपनाइयत थी दरो दीवार, जामिया के दरो दीवार में जिस तरह की अपनाइयत थी, वो उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया गया है। अब आप जाइए जामिया में कहीं भी, वाइस चांसलर ऑफिस से लेके दूसरी जितने भी जो ऑफिसेज हैं, उसमें बाकायदा वो खारदार तार जो है वो लगाए गए हैं। जी जी। कि बच्चे जो हैं वो कहीं अंदर ना आ सकें। डी-बॉन्ड कर दिया गया है। जी। हम लोगों ने तो अनवर जमाल किदवाई की वाइस चांसलरशिप का दौर भी देखा है। जी जी। जब पुलिस ने बाकायदा इजाज़त मांगी थी लाठीचार्ज करने की, लेकिन उस वक्त वेद मरवा यहाँ पर पुलिस कमिश्नर थे और वो खुद यहाँ मौजूद थे, लेकिन किदवाई साहब ने उनको मना कर दिया था। तो ये फ़र्क है जामिया के। ज़ुबैर मैं बताऊँ, हम लोग तो SRK के बाद में बना है, उससे पहले TTI हॉस्टल, TTI में था जी। और TTI हॉस्टल से निकलने के बाद जो वाइस चांसलर का जो घर था वो बिल्कुल, यानी जिसमें सलमान खुर्शीद साहब अब रहते हैं, नहीं वही वाला। तो उसमें हम लोग रात में अगर कहीं हॉस्टल में खाना ख़राब आ गया तो वो हॉस्टल में उस वक्त 30-40 लोग होते थे और हम सीधे किदवाई साहब के घर पर होते थे, और वो बेचारे रात में अपने बावर्ची को कह के पराठे और ऑमलेट बनवा के और खिलवाते थे। ये भी हुआ है। तो जो एक रिश्ता था, मतलब जो जाकिर साहब के ज़माने से जो एक रवायत चली थी, बिल्कुल जामिया में एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक ताल्लुक़ जो कायम रहता था, वो चीज़ें धीरे धीरे अब ख़त्म हो गई। बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो चीज़ें जो है वो सीधे जैसे दूसरे इदारों में जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से डील करता है, तो उसमें अपनाइयत वाली कोई चीज़ नहीं। अब आप बड़े कमर्शलाइज हो गए, जामिया भी कमर्शलाइज हो गया, जामिया भी। ये बड़े दुख की बात है। ये जो इसके अंदर चीज़ जो ख़त्म हुई है, जिसका सबसे ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि जामिया कल्चरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। आपको याद होगा, आप क्योंकि मिडिल स्कूल से आए होंगे, कि जामिया के अंदर मिडिल स्कूल में इलेक्शन होता था, सब कुछ होता था, हाई सेकेंडरी में इलेक्शन होता था और कॉलेज का इलेक्शन होता था। तो उस बच्चे की जो परवरिश होती थी वो उसी हिसाब से, मतलब कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर भी होनी है, फिर उसे कल्चरली कहाँ पे कि वो मालूम चला कि डिबेट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहा। एक दिन के मदरसे होते थे, तालीम मेला होता था, उसके अंदर मालूम चला कि वो बच्चे पढ़ा भी रहेंगे बच्चों को। तो वो पूरा जो एक सेटअप था, मतलब ये स्कूल लेवल पे, हायर सेकेंडरी पे, ये चीज़ एक ख़त्म हो गई, और जो उसका एक्सपोजर जो बच्चे कर रहा था वो कहीं ना कहीं तो एक्सपोजर कम नहीं, खत्म कर दिया ना, खत्म कर दिया। हाँ, मतलब भाई पार्लियामेंट का सेशन होता था स्कूल में, हमें याद है। जी। बच्चों का बैंक होता था, 20-25 पैसे से अकाउंट खुल जाता था, तो बैंकिंग सिखाई जाती थी। ख्वांचा होता था, जहाँ बच्चे ब्रेड पकौड़े, पकौड़ियाँ, ये सब समोसे बनाने सिखाया जाता था। जी भाई, सही याद है। तो आप भी बच्चों की हुकूमत का हिस्सा रहे। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जामिया में। एक तो 2 चीज़ें, एक तो उर्दू ज़रिए तालीम जी, दूसरी बात जामिया की जो असल बुनियाद थी वो ये थी कि एक समाजी तौर पर नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स हैं उसको बढ़ावा दिया, और वो जामिया ने किया। जामिया लेकिन बाद में जिस तरह की चीज़ें शुरू हुई जामिया में, और वो तमाम चीज़ें, यानी बच्चों का मदरसा, बच्चों का बैंक, बच्चों की हुकूमत, एक दिन की हुकूमत जो होती थी स्कूल में,
या उसके बाद कॉलेज लेवल पे भी जो जिस तरह के प्रोग्राम फौजी भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन बच्चों की हुकूमत के लिए सॉरी, एक दिन के मदरसे की सबसे खास बात ये थी कि एक भी टीचर यहाँ नहीं होता था। उस दिन तमाम टीचर पिकनिक पे जाते थे, यानी कि कोई नहीं होता था स्कूल में बच्चों के अलावा। हाँ, दूसरी बात ये कि जो 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 जामिया के जो भी लोग थे, यानी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, या किसी तरह का कोई फंक्शन होता था उसमें तकरीरें वगैरह भी उर्दू में होती थी। उर्दू में होती थी। अब आज की तारीख में अगर आप उर्दू का नाम ले लें किसी जामिया के फंक्शन में, तो अरबाब लोग जो है वो उसको बुरा मानेंगे और उनके अपने जो मफादात हैं उनके खिलाफ वो चीज़ जाती है। जी, अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत जामिया की जो टॉप वाइस चांसलर हैं, मैं तो मुझे तो कहने में कोई हर्ज नहीं है, उनकी जो मैंने थोड़ी सी तकरीर सुनी थी, पता नहीं कौन सी ज़बान में थी, जामिया वाली ज़बान में तो नहीं थी, तो ये तो फ़र्क आया है। वो जिन लोगों के ज़ेर असर है उन्हीं की ज़बान में थी। हाँ, तो अब ये है कि कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन हाँ अभी भी हम जैसे पुराने लोग जिंदा हैं जो गाए बगाए याद कर लेते हैं। जो ये डॉक्यूमेंट है जो मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये वाइस चांसलर का सवाल है, आप मैं तो 2 को रेटिंग दे दूँ जिन्हें मैंने देखा है। अनवर जमाल किदवाई साहब मॉडर्न जामिया के आर्किटेक्ट जिन्हें आप कह सकते हैं। बेशक, हाँ, मास कॉम उन्हीं का लाया हुआ है। मास कॉम भी और दूसरी इंजीनियरिंग क्या कहते हैं आपका वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिसे जामिया संभाल नहीं पाया। और ब्यूटिफिकेशन का जो क्रेडिट जाएगा वो जाएगा मुशीर साहब को, जितना काम मुशीर साहब ने करा है ये। बाकी आए गए ये मतलब उसके अंदर, क्योंकि मुशीर साहब जामिया से कहीं ना कहीं अटैच थे किसी भी तरीके से ये, बिल्कुल शुरू ही से, मतलब उनके ससुर भी यहाँ पे हो रहे हैं ये, तो तराना उनके ससुर का लिखा हुआ जामिया का, जी वो लिखा हुआ, तो वो अटैचमेंट जो था जो उनमें था वो दूसरे वाइस चांसलर में देखने को नहीं मिला। किदवाई साहब आए थे और बहुत सिंसियरली उन्होंने वो जामिया को लेके चले आगे, और एक जो टैग था कि साहब ये मदरसा है, ज़्यादातर लोग कहते हैं ये, वो टैग उन्होंने हटाया ये, और आज भी जो कोर्सेज वो लेकर आए थे उसका कोई तोड़ अभी तक है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। और जैसे कि फौजी भाई ने एक बहुत अहम बात करी, 80s में जो बच्चे यहाँ पर पढ़े उनका अटैचमेंट, और ये भी मानना पड़ेगा कि जामिया से यकीनन बहुत बड़े बड़े स्टार निकले और निकल रहे हैं और निकलेंगे इंशाल्लाह आगे भी, लेकिन उस ज़माने के भी जो लोग निकले वो काफ़ी अच्छी जगह मौजूद हैं। एक चीज़ आप देखिएगा, एक चीज़ अगर आप नोट करें कि उस वक्त जो जामिया के मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो टीचर्स थे वो वेल क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन उनमें सलीका था पढ़ाने का और तरबियत देने का। मतलब कोई BA BSc ज़्यादातर आपको याद होगा अच्छी तरीके, बीएड, हाँ ये बहुत कम, बीएड तो बहुत कम थे ये, लेकिन BA BSc इस तरीके से थे ये, लेकिन उन्हें सलीका था, उनमें लगन थी, और वो एक एजुकेशन के साथ साथ वो भी तरबियत का काम, तरबियत उसके अंदर जो थी, तो और आज भी उन्हें लोग याद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उसके अंदर वो रहा कि वो अटैचमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके कोई ऐसे उस्ताद जो जिंदा हों जिनसे आपने मुलाकात करी हो और वो अभी तक आपको याद करते हैं, ऐसा कोई टीचर? उस्ताद तो कई हैं, है वहाँ से। अब मैं किसी एक का नाम, जैसे हमारे तो इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब जी, वो आज भी चेहरे से उन्हें मालूम है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखते हैं। हमने 78 के अंदर देखा था, वही वैसे ही मुझे आज भी वो लगते हैं। बर्नी साहब को तो आपकी तरफ मैंने इसलिए रुख किया कि आप पहली बार बोले हैं और मुस्कुरा बोलते हैं जहाँ कुछ गड़बड़ होता है। बर्नी साहब का जिक्र बहुत कम लोग करते हैं। नहीं, याद करने वाली बात थी ना, तो इन्हें याद रहता था। अच्छा, बर्नी साहब किस वक्त आए थे तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग थे, मतलब हमें वो पढ़ाते थे स्कूल के अंदर। ये पहला अपॉइंटमेंट, मतलब पहला बैच था हमारा कॉमर्स का, जिन्हें पढ़ाया था बर्नी साहब ने। लेकिन वो टीचिंग के साथ साथ एक दोस्त भी थे, बर्नी साहब जो थे ये, वो अपनी शिकायतें या जो भी दिल की बात हमसे डिस्कस कर लेते थे। तो ये एक अच्छी बात थी। वो बेचारे अब भी मिलते हैं, बड़े खुलूस से मिलते हैं ये। और अब तो बाकायदा यहाँ से, अभी तूने सिगरेट शुरू कर दी है कि तो मुझे भी पिला सिगरेट, ये और सिगरेट भी साथ में पीने लगे। लेकिन एक थे हमारे उस्ताद रज़ी कमाल साहब हैं, माशाल्लाह, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सिगरेट पीते हो तो सिगरेट ले लो। उन्होंने मुझे सिगरेट दी, लेकिन मैंने कहा मैं पीता हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपके सामने सिगरेट नहीं पीऊँगा। उनसे तो मैंने मना कर दी थी। लेकिन क्योंकि बर्नी साहब हम 12th में
हमारे पास आए थे तो उनसे थोड़ा सा अलग रिश्ता हो गया था, लेकिन रज़ी कमाल साहब से हमारा जो था वो 9th क्लास से क्योंकि था, तो इस वजह से वो रह गया था। तो ये थी जामिया की एक झलक जो हमारे बड़े भाइयों के दिलों में किसी न किसी तरीके से कायम है। आप बर्तन धोने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और दिन कहीं किसी और जगह किसी और जामिया के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।